तो फाउंडर्स की जर्नी में मतलब पहला आपने क्या बिजनेस स्टार्ट किया सर? फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट कि आपने प्रोडक्ट तैयार करी, प्रोडक्ट में आपका यूनिकनेस क्या है। आज आपके पास प्लेटफॉर्म है बेचने के लिए, आपके पास अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ब्लिंकिट है और बहुत जिप्टो है। कि पहले आप एक कंपनी में थे, वहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट समझ में आया, आपने वो कंपनी डाल दी। फिर आप एक कंपनी में गए, वहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट समझ में आया, फिर आपने एक कंपनी डाल दी। तो अब आपका शायद कुछ नया प्लान भी है। मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बेचारे सिवान से बॉम्बे आते हैं या दिल्ली जाते हैं और वहाँ जाके स्ट्रगल करते हैं, वो स्ट्रगल मैं उनको घर से करने को बोलूँगा। सही जी, भरोसा कैसे करें? आपने स्टार्ट किया, ऐसे 5,000 कंपनी और स्टार्टेड होगी, वो भी यही बात बोलते होंगे। आज सचिन तेंदुलकर या कोई भी क्रिकेटर तो आप देख रहे हो आईपीएल में इतने में बिक गया। ये कैसे बिक गया सरकार? वो आपके साथ टर्फ में क्रिकेट खेल के नहीं बना है। वो लेस देन 100 लोगों की कंपनी है, तो कैसे मैनेज किया? क्योंकि उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट डिफिकल्टीज है, जो बहुत मेजर है, वो है एचआर डिपार्टमेंट। आपने सब कर लिया, प्रोडक्ट बेच भी लिया, अब आपका फाइनेंस सेक्टर ठीक नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो, आपका हिडन कॉस्ट कहाँ कहाँ जा रहा है आपको मालूम ही नहीं। सही जी, जी सर। क्या हाल है सर आपके? बस बढ़िया सर, आप बताएं सर। एकदम बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। सर अभी तो आपके अपन बहुत शुरुआत सारे करेंगे बात करते करते, अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा बात करते करते। जी जी जी। बट आपका स्वागत है द थैंक यू सो फाउंडर्स मच। ड्रीम के अंदर। थैंक यू सो मच सर। हर फाउंडर का एक सपना होता है, और बिल्कुल। मेरा भी ये सवाल रहता है सबसे जी। कि सपना क्या है सर आपका? सपना जो मैंने देखा हाँ। और आज नहीं देखा, उस ज़माने में देखा जब लोग शायद सपनों को समझ नहीं पाते कि सपना होता क्या है। जब मैं स्कूल में था और कॉलेजेस में था, हुँ। उस टाइम में मुझे लगता था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूँगा। और जो-जो सपना मैंने देखा था, मुझे नहीं लगता उसका 5% भी मैंने अचीव किया है। तो इसलिए मेरी जर्नी भी बहुत जारी है और आगे भी जारी रहेगी। लेकिन जितना किया है, वो भी कम नहीं है। राइट। बट बीइंग ए मुस्लिम कम्युनिटी से आप आते हो, मतलब आपने एक सपना देखा वहाँ पे, तो मतलब वहाँ पे कुछ जो प्रैक्टिस होती है, जो सिखाया जाता है, जो एजुकेशन होती है, थोड़ी मेरे को ऐसा लगता है, और जो हमने देखा है समाज में थोड़ा कम होता है। इन स्पाइट ऑफ दैट आप थोड़ा बाहर निकल के एक अच्छे जॉनर में जाके अच्छा काम कर रहे हो। तो कैसे माइंडसेट शिफ्ट कैसे हुआ ये? या जो एजुकेशन थी वो बहुत अच्छी हुई है? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी एजुकेशन बहुत अच्छे कॉलेजेस में या बहुत अच्छे स्कूलों में हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बेसिक से सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ाई-लिखाई करी है और मैं इसका पूरा श्रेय जो दूँगा, वो मेरे सिचुएशंस को दूँगा। भगवान ने या अल्लाह ने जो मेरी सिचुएशन बनाई, वो ऐसी बनाई जो मैं हमेशा हंग्री रहा। कभी ऐसा नहीं रहा कि मेरे पास सब कुछ है। तो जब मैं हंग्री रहा, भूख बनी रही, तो उस भूख को मिटाने के लिए मैंने बहुत कुछ ज़िंदगी में करने की कोशिश करी और सपने देखने शुरू किया। अगर शायद मेरे पास हर चीज़ उस टाइम में रहता, जो भी मैंने सोचा या मेरे दोस्तों के पास या मेरे फैमिली फ्रेंड्स के पास जो हुआ करता था, अगर वो सारी चीज़ें होती तो शायद ये डिफ़िकल्ट होता। तो सपने मैंने वहीं से देखे, जहाँ से चीज़ें मुझे मिली नहीं। जैसे-जैसे चीज़ें मेरे हाथ से खिसकती गई या मुझे से दूरी बनाए रखी चीज़ों ने, वहाँ से मेरी ख़्वाहिश बढ़ती चली गई और फिर मैंने सपने देखे और फिर मैंने कोशिश करी और यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये फाउंडर्स की जर्नी में मतलब पहला आपने क्या बिजनेस स्टार्ट किया सर? सर, मैं फाउंडर की जर्नी मैंने पहले तो अपना एज़ ए फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ में मैंने एज़ ए मेडिकल रैप जॉब स्टार्ट किया। कौन से ईयर की बात है सर ये? ये मैं बात कर रहा हूँ 2004 की और उसके बाद फिर मैंने हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये करूँगा तो और अच्छा होगा। ये जो मेरा एरिया मैनेजर कर रहा है, ये गलत कर रहा है। मुझे ऐसा करना चाहिए था। या मैं रहता तो मैं ये स्ट्रेटजी अपनाता। ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन चल रही थी। लेकिन अगेन वो था कि फाइनेंशियल हमारा जो मामला था वो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग था नहीं जो मैं कुछ आगे कदम ले पाता। तो मैं जॉब में बहुत हद तक रहा। 2008 तक मैं जॉब में रहा। 4 साल करीबन। 4 साल। तो 2008-9 के जॉब करने के बाद फिर मैंने 2009 में एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को हुँ। डाली और बड़ा इमैच्योर सा डिसीज़न था। मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत अच्छा कर लूँगा। किसी तरह से फंडिंग इकट्ठा करी अपने रिलेटिव से, दोस्तों से, किसी तरह से मैंने शुरुआत करी और वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हमारी 2012 आते-आते बंद हो गई। अच्छा, 4 साल में वापस बंद भी हो गई। बंद हो गई। पहला पैसा किसने दिया था आपको? मैं रिलेटिव्स से लिया उनके रिलेटिव मैंने में कौन सबसे खास कोई होगा जो पैसा आपको दिया? देखिए, उस टाइम में जो मेरे रिलेटिव थे, मेरे बहनोई थे मेरे जीजा जी थे, तो उनको लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा कर लूँगा, तो उन्होंने डाल दिया और मैं जिस तरह से प्रेज़ेंटेशन देता हूँ, जो मैं अपना मेरा जो पिच होता है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है आज भी। तो लोग आ जाते हैं मेरी बातों में, तो वो भी आ गए उस टाइम में।
तो लेकिन 2012 आते-आते वो चीज़ें नहीं, उसमें बहुत बड़ा मिस्टेक मैं अपने नॉलेज का दूँगा, अपने स्किल का दूँगा, क्योंकि मेरी नॉलेज उस लेवल की थी नहीं उस टाइम में कि मुझे कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। बड़ा इमैच्योर सा डिसीज़न था वो, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कर लूँगा, लेकिन हुआ बिल्कुल भी वैसा नहीं। मैंने एक अच्छा प्रोडक्ट ज़रूर बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट बेचना शायद मुझे उस तरह से नहीं आता था। वो लॉजिस्टिक्स मुझे नहीं मालूम था, या लॉजिस्टिक का बजटिंग करना मुझे नहीं आता था। तो बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे मैं फेल्योर हो गया। तो एक जहाँ पे मैं एक फार्मास्यूटिकल्स में मेडिकल रेप से जॉब स्टार्ट करके मैं रीजनल मैनेजर बन गया, और रीजनल मैनेजर बनने के बाद फिर मैं एक फार्मास्यूटिकल्स का ओनर बन गया, और फिर सडनली 2012-13 में मैं ज़ीरो पे था। ज़ीरो पे क्या, मैं बहुत सारे लोन पे था, बहुत सारी उधारियों पे था। तो ये सारा था, उसके बाद फिर 2013 में फिर मैंने जॉब जॉइन किया। नहीं, ये बात तो अपन करेंगे बट है ना, साला और जियाजी में बनती नहीं है। नहीं, साला एक्चुअली जीजा जी है ना, वो मनी माइंडेड आदमी है, तो उनको लगा यार ये मैं जो 2 लाख डालने वाला हूँ ये 4 लाख बन जाएगा। तो उनका कैलकुलेशन यही था, वो आज भी अपने सारे पैसे जो है ना वहीं डालते हैं जहाँ पैसा डबल होता है। तो वो होप शायद उनको मेरे अंदर नज़र आया था, इस वजह से डाला होगा उन्होंने। बाकी ऐसा मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने इसलिए डाल दिया था कि यार मेरा साला एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं होता बस। आज भी नहीं है ये वो। तो हकीकत बात है ये कि तो साला हकीकत है। और जियाजी में बिल्कुल, बनती नहीं है बिल्कुल कभी। भी नहीं, बिल्कुल। साला भले जीजा को करता है, लेकिन जीजा जी लोग बहुत कम ऐसे होते हैं जो साला को प्रमोट करते हैं कि भाई चलो इनको कुछ कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, यू आर राइट, वेरी मच राइट, प्रैक्टिकल बात है। वो भी चाहते हैं कि हम हमारी फैमिली में सबसे ऊपर रहे, मतलब हमारी जो नज़रें हैं, मतलब हमको ऐसा देखा जाए कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, मेरे जीजा जी का एक ही है, वो जो जीजा हैं हमारे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो देखेंगे ये वीडियो तो उनको समझ में आएगा। उनका कैलकुलेशन सिर्फ इतना है पूरी ज़िंदगी में कि 1 को 3 कैसे बनाना है, बट आज भी है। ऐसा होता नहीं है। अब प्रैक्टिकली तो मुझे भी नहीं लगता है कि ऐसा बहुत आसान है। होता होगा, किसी रेयर किसी के साथ हो जाता होगा, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जिस मनी में आपने खुद इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा, मेहनत नहीं करी, आपने खुद अपने दिमाग नहीं लगाए, उसका बढ़ने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। है ना? बहुत रेयर होते हैं। वो या तो लक होगा, या फिर आप मैनिपुलेट कर रहे होगे चीज़ों को, है ना? या फिर आप अनएथिकल चीज़ें कर रहे हो, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट। लेकिन अगर आपने किसी भी पैसे पे अपने दिमाग को नहीं लगाया है, अपनी मेहनत को नहीं लगाया है, आप उसके लिए स्ट्रेस नहीं लिए हो, वो पैसा नहीं बढ़ने वाला है। राइट। तो ये तो यही कहावत, ये तो वो ऐसी बात हो गई ना कि आजकल के जो भी इन्वेस्टर है 10 कंपनी में पैसा लगाएँगे, 100 कंपनी में पैसा लगाएँगे, पोर्टफोलियो बनाएँगे, उसमें से एक ही कंपनी होगी जो चलेगी उनको खुद मालूम रहता और है, उनको वही आगे मालूम बढ़ेगी रहता है, हमेशा। उनको बिल्कुल मालूम रहता है कि ये 10 का, उनको ये नहीं मालूम होता है 10 में वो एक कौन है। नहीं बताया, नहीं पता है। जी, जी, जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक्सेप्शन तो इधर भी वो सही मेरे हो गया, ख्याल इधर से, भी हाँ, सही हो मेरे गया। जीजा जी वही थे, वो वीसी का काम कर रहे थे। वो देख के उनको नहीं मालूम था ये कहाँ होगा, तो एक मैं भी था उसमें से, तो मैं फेल हो गया। फिर आपने वापस कौन-सी कंपनी, मतलब आपने सर फिर मैंने 2013 में एक दिन फिर मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया। 2013 में वापस, है ना? हाँ, फिर से मैंने अपना रीस्टार्ट किया, और 2013 से लेकर के 16 तक फिर मैं जॉब में, 2015 तक फिर मैं अपोलो में रहा। अपोलो में मुझे अपॉर्च्युनिटी मिल गई एज़ ए रीजनल बिज़नेस मैनेजर, फिर मैं वहाँ पे प्रमोशन भी हुआ मेरा। तो फिर वो एक कीड़ा था कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो क्या प्रोडक्ट क्या बनाया था? थोड़ा उसके बारे में बताओ उस ना टाइम ऐसा। में जब मैंने फार्मास्यूटिकल स्टार्ट किया था तो मैंने स्किन केयर का प्रोडक्ट, लेकिन वो जो काम मैंने किया था अगर वो आज मैं करता ना, तो आज मैं सक्सेसफुल होता। उसके 2 रीज़न हैं। अच्छा, वो काम आज आप आज बता दो कैमरे पे, ताकि जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, वो सक्सेसफुल हो जाएँ। हाँ, वो उसके लिए मैंने किया था, मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट लॉन्च किया था। मैंने मेडिकेटेड सोप से स्टार्ट किए थे। ओके। मेडिकेटेड सोप्स आपके स्किन के केयर के हिसाब से, आपके स्किन के क्वालिटी के हिसाब से जो आपके वो है, उस हिसाब से आपको कौन से सोप चाहिए, हाँ, कौन से सीज़न में कौन से सोप लगाने हैं, हाँ। उसका मैंने पूरा कॉन्सेप्ट लेके आया था। वाह! एंटीबायोटिक सोप्स थे उसमें, ड्राई स्किन के सोप्स थे, विंटर के अलग थे, और आपके समर के लिए अलग सोप्स थे। तो मैंने पूरे अपने यहाँ जो 3 तरह की वो क्या बोलते हैं सीज़न आता है डिफरेंट-डिफरेंट, उसके हिसाब से कौन से टाइप में कौन-सा सोप लगाना चाहिए, है ना? आपको उस कुछ ऐसे सोप्स हैं जिसको लगाने के बाद आपको डिओड्रेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती 2, 3, 4 घंटे तक। 4 घंटे तक। हाँ, तो वो सब मैंने किया था, वो कॉन्सेप्ट लाया था मैं उस टाइम में, लेकिन मेरे पास मार्केटिंग के पैसे नहीं बचे थे। मेरे सारे पैसे जो है ना उसको बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में चले गए थे। याद होगा आपको 2009-10 में ऐसा नहीं था कि किसी के पास आप फंडिंग के लिए चले जाओ, मार्केट इतना ओपन था कि आप फंडिंग भी लेकर के आ जाते, आपके पास वीसी है या एंजल इन्वेस्टर्स हैं, ऐसा था नहीं, उतना ज़्यादा मार्केट ओपन था नहीं। तो जो करना है आपको खुद से करना है। तो वहाँ पे मैं फेल हुआ, लेकिन आज अगर मैं वो करता, तो उसकी 2 वजह, एक तो ये मेरे पास प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे। और आज आपके पास प्लेटफ़ॉर्म है बेचने के लिए, आपके पास अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ब्लिंकिट है और बहुत ज़ेप्टो है, बहुत सारी चीज़ें आती जा रही हैं। आज आपके लिए आपको मालूम है कि भाई मेरे 10 में से 4 प्रोडक्ट रिटर्न आने वाले हैं, यही एक नेगेटिव है।
लेकिन वो 6 जो प्रॉफिट देने वाला है और आपको मार्केटिंग मालूम है, आपके पास जैसे हमारी आपको इंडस्ट्री में लोग जान रहे हैं या आप इंडस्ट्री के लोगों को जान रहे हो, तो आपके लिए कोई भी ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिग स्टार लाइक सलमान खान, बट देयर आर सो मेनी स्टार हू कैन बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर यू एंड देयर आर एक्टर एंड एक्ट्रेस जो रेडी हैं आपके साथ कंपनी में शेयर आने के लिए, राइट। जस्ट टू गिव देयर फेस, वो आपसे एक शेयर लेंगे। तो वो सब कॉन्सेप्ट उस टाइम में मेरे पास नहीं था, है ना? और मुझे ये सब मार्केट प्लेस तो थे ही नहीं, फ्लिपकार्ट उसके बाद आया मेरे ख्याल से 2009 के आसपास ही फ्लिपकार्ट भी धीरे-धीरे कई सालों तक वो फेल्योर में रहा, लॉस में रहा। तो बात तो इस तरह की चीज़ें, लेकिन आज अगर वो कोई करेगा, क्योंकि मेरी वाइफ़ आज भी बोलती है ये बात कि आज आप वो प्रोडक्ट बनाओगे ना, तो आज आप चल पड़ोगे। तो ऐसे क्या-क्या काम करोगे चलो बताओ आप? मतलब कैसे चलेगा वो प्रोडक्ट? अगर किसी को ये करना हो, सबसे तो पहले क्या तो करे अगेन वो? फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ व्हाट, कि आपने प्रोडक्ट तैयार करी, प्रोडक्ट में आपका यूनिकनेस क्या है ना? आप क्यों आप मार्केट से अलग हो? तो पहला उसमें था हमारे जो प्रोडक्ट थे मेडिकेटेड, हमने एक नाम ऐड किया था मेडिकेटेड, मतलब वो आपको स्किन फ्रेंडली होगा, आपके स्किन के टाइप से रिलेटेड होगा, है ना? जैसे आज 200 तरह के फेस वॉश है। अगर आप फेस वॉश के मार्केट में उतर जाओ, देखोगे आप 200 तरह के फेस वॉश है। हर कोई अपनी-अपनी कुछ न कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट बना के बैठा है। उसी तरह आज सोप का मार्केट आप देखो, आज भी जिस तरह से फेस वॉश के मार्केट बढ़े हैं, सोप का मार्केट नहीं है। पर वो तो लिक्विड चलने लगे ना आजकल, तो शायद लिक्विड सोप आने लग गया आजकल। हाँ, लेकिन उसकी वजह ये है कि उस मार्केट को, ऐसा नहीं कि वो मार्केट नहीं है, मार्केट तो आज भी है। मार्केट आज भी है, उतना ही बड़ा मार्केट है। हुँ। अल्टरनेटिव फेस वॉश आया है, लेकिन लोगों का यूसेज बढ़ गया है। सोप्स तो और भी हर बाथरूम में आपको सोप मिलता ही मिलता है। हुँ, हुँ। आपको कोई ऐसा बाथरूम नहीं मिलेगा 90% जहाँ पे सोप नहीं होगा। राइट। सोप इज़ ऑलवेज़ देयर। तो उस सोप को आप यूनिक बना सकते थे। पैकिंग के से आप थे और इंग्रीडिएंट के हिसाब से, है ना? स्किन फ्रेंडली के हिसाब से। जब वो प्रोडक्ट बन जाता, तो फिर आप आज के आपके पास इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, लोगों तक अप्रोच कर, पहले क्या था? पहले आप लोगों तक कैसे पहुँचते थे? आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क होता था। बड़ी-बड़ी होर्डिंग्स होती थी, आपके न्यूज़पेपर एड्स होते थे। हुँ। वो फंड आपके पास होता ही नहीं था कि आप उस लेवल पे पहुँच जाओ, जहाँ पे हिंदुस्तान लीवर काम कर रहा है। आप एक नई सोप की कंपनी बनाओ, आप लक्ष्य से कैसे टक्कर लोगे? नहीं ले ले ही नहीं नहीं सकते, ले नहीं ले सकते, है ना? आप मेडिमिक्स, चलो लक्ष्य तो बहुत बड़ी, मेडिमिक्स से कैसे लोगे? राइट। नहीं ले सकते। ओसवाल सोप भी आता था। हाँ, वो कहाँ चले गए लोग? लेकिन आज के टाइम में ऐसा है कि आज आप देखो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके आपके वो कौन-सा तेल आया था अभी बीच में? आदिवासी थे या आदिवासी तेल। ऐसा तो क्या था वो? एक डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग था। हुँ। भले वो 5, 6, 7 महीने में सब समझ में आ गया क्या था, लेकिन बनाए ना, पैसे तो बना लिया। राइट। तो अगर आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट था और आज का माहौल होता, तो डेफ़िनेटली आपके पास शायद इन्वेस्टर भी होते आपके आस-पास खड़े हुए, और आपकी खुद की, हमारी या आपकी इतनी स्किल आज के टाइम में है कि एक छोटे प्रोडक्ट को ज़रूर लॉन्च कर सकते हैं हुँ। और एक लेवल पे तो ज़रूर लेके जा सकते हैं विदाउट इन्वेस्टर्स। राइट, राइट। उसके बाद फिर इन्वेस्टर तो खुद ब खुद आते हैं सर। एक लेयर आपने पार कर लिया, एक स्टेज पार कर लिया, इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज़ देयर। राइट। तो एक बात बताओ ना सैयद जी कि आपने हाइडेंट की शुरुआत कब करी फिर? हाँ, फिर भाई जब मैं अपोलो में जॉब कर रहा था, हाँ। तो अपोलो में आई वाज़ द टेकिंग केयर ऑफ द डेंटल डिपार्टमेंट ओनली। अच्छा, डेंटल हाँ, डिपार्टमेंट। तो वहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करी, जैसे मैंने ये एक्सप्लोर करा, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें मुझे मेरी कंपनी ने बताई, अपोलो ने बताई, ये मैंने खुद वहाँ पे एक्सप्लोर करी, जबकि अदर डिवीज़न ऑलरेडी कर रहे थे, कि यार बहुत सारे इंटरनेशनल लोग यहाँ पे आकर के डेंटल ट्रीटमेंट कराते हैं, हुँ। क्योंकि वहाँ पे डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महँगा है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। राइट। तो यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यहाँ से लोग, मिडल ईस्ट के लोग यहाँ पे आते हैं। इंडिया में आ रहे हैं। इंडिया में आते हैं, बहुत बड़ा मार्केट है, इट्स बिग मार्केट। ₹4000 का दाँत निकलता है वो नि सर 4 दाँत निकालने के नहीं, दाँत आप डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं। अच्छा। एक उम्र के बाद किसी वजह से आपके दाँत चले जाते हैं, हुँ। आपके रूट के दाँत पूरे कंप्लीट चले गए, हाँ। अब आपको गैप दिख रहा है। तो उस गैप को फिल करने के लिए या तो हम क्राउन ब्रिज बनाते हैं, या अगर आपका, या फिर आपने देखा होगा बूढ़े लोग डेंचर लगाते हैं, निकालने डालने वाला दाँत। हाँ, बत्तीसी बुरा लगा बत्तीसी, है जिसे ना? बोलते हैं तो बत्तीसी। बत्तीसी इज़ नॉट द परमानेंट थिंग, वो ऐसा है कि लगा लिया, फिर जब निकाला बाहर रख दिया, वो फिक्स नहीं होता है, वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता, वो एक अल्टरनेटिव था। आज के टाइम में इम्प्लांट्स के थ्रू आप इम्प्लांट करके फिक्स दाँत जैसे आपके हमारे बन सकते हैं, वापिस बुढ़ापे में? किसी भी एज में, किसी भी एज में किस वापिस आप दाँत लगा दोगे? पूरा कंप्लीट। अच्छा। तो वो मार्केट के लिए लोग यहाँ इंडिया में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि दैट इज़ कॉस्टिंग इन यूएस, अगर आप लोगे तो 50-60 हज़ार डॉलर के आसपास वहाँ खर्च होता है फुल माउथ का। $60,000 तो बहुत। डॉलर यार, हमारे यहाँ ये 5,000 7,000 डॉलर में, 8,000 डॉलर में हो जाता है। तो लोग वहाँ से यहाँ ट्रैवल करते हैं। तो वो मार्केट मुझे धीरे-धीरे समझ में आया, फिर मैंने बहुत अपोलो को बहुत अच्छा बिज़नेस दिया।
तो मैंने सोचा नहीं अब हो गया, अब इस पे खुद को करना चाहिए। तो मैंने पहली क्लिनिक जो है नरीमन पॉइंट लोकेशन पे मैंने डाली बिकॉज़ मुंबई में। मुंबई में। फिर वहाँ से जर्नी आगे अच्छी तो चल वहाँ पे क्लाइंट आपको कैसे मिले? डिजिटल मार्केटिंग अगेन वही मैं बोल रहा हूँ कि चीज़ें वक्त के साथ हो तो ज़्यादा अच्छी होती है। आज डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ है, गूगल एड्स है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, बहुत सारी चीज़ें वी डू और पेशेंट आते हैं अच्छा हमारे। सहज जी, आपको समझते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे इतनी देर बात करी तो मुझे थोड़ा समझ में आया कि पहले आप एक कंपनी में थे, वहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट समझ में आया, आपने वो कंपनी डाल दी। फिर आप एक कंपनी में गए, वहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट समझ में आया, फिर आपने एक कंपनी डाल दी। तो अब आपका शायद कुछ नया प्लान भी है। ना, नहीं ये 2 एपिसोड आपने बिल्कुल राइटली कहा कि 2 मार्केट में मैंने काम किया, फिर मुझे वो प्रोडक्ट समझ में आया, हाँ। फिर मैंने मार्केट को समझा और मैंने डाला, हाँ, फार्मास्यूटिकल्स में डाला, जो कि मुझे लगता है कि मेरा नॉलेज आधा-अधूरा था, सही। ठीक है? मुझे किसी एक एरिया का नॉलेज था, दूसरे एरिया का बिल्कुल भी ऑल नॉलेज नहीं था। लेकिन जब मैंने अपोलो में काम किया तो मैंने पहले कोशिश करी कि मैं हर डिपार्टमेंट का नॉलेज लूँ। अब आप जो मेरे एक नए प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट ऐसा है, ये बचपन से क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन किया कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ, बिहार के एक छोटे से शहर से हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि आज भी जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो मेन इनकम है, अब मैं चाहूँगा कि आप इस पॉइंट्स को रखें कि मेन इनकम जो आ रहा है मुस्लिम कम्युनिटी का वो मिडिल ईस्ट से आ रहा है। हुँ। क्योंकि हर फैमिली से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मुंबई और दिल्ली, लेकिन जो मुंबई दिल्ली के अलावा जो शहर है इंडिया में, जो 2 टायर सिटीज़ है, 3 टायर सिटीज़ है, वहाँ पे आप जाओगे देखोगे हर ऑलमोस्ट हर फैमिली से एक इंसान मिडिल ईस्ट में रहता है। हर आपने रिसर्च किया बकाया प्रॉपर? ऑलमोस्ट हर फैमिली से, हाँ। ऑलमोस्ट। मान लिया मेरी खुद की फैमिली में नहीं होगा तो मेरे चाचा का लड़का होगा, मेरे मामा का लड़का होगा, लेकिन आपका कोई ना कोई रिलेटिव, हुँ। डायरेक्ट रिलेटिव, मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, कज़न ब्रदर या आपकी खुद की फैमिली से ज़रूर एक बंदा मिडिल ईस्ट में होगा। ओके। और वो लोग आप कुछ तो ऐसे गाँव हैं, कुछ ऐसे शहर हैं, जैसे दरभंगा में आप चले जाओगे या आप एक सिवान एक जगह है वहाँ चले जाओगे या फिर आप गोरखपुर यूपी में एक जगह है, आप पाओगे कि हर फैमिली का हर आदमी, हर एक बंदा, ह हर फैमिली से हर एक बंदा, एक-एक बंदा वहाँ रह रहा है। वहाँ क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब है, मैक्सिमम तो ब्लू कलर्स में है ना? लेबर का काम कर रहे हैं, ड्राइवर का काम कर रहे हैं, सेल्समैन का काम कर रहे हैं, तो वहाँ से पैसा यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है जो इनका इकोनॉमी चल रही है। इस फैमिलीज़ की जो मुस्लिम फैमिली, तो ये चीज़ आज से नहीं देख रहा हूँ, मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ। 20, 25, 30 साल की उम्र से मैं देख रहा हूँ, जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, 15-20 साल की। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि वो लोग जब जॉब, अब एक बच्चा बड़ा हुआ, हुँ। 12th 10th कर लिया, 12th कर लिया। मैं एक छोटे शहर की मुस्लिम फैमिली की बात कर रहा हूँ। अब उसका क्या है, या तो फैमिली से स्ट्रॉन्ग है, तो फर्दर एजुकेशन लेता है ना? ग्रेजुएट करता है या जो भी करता है। लेकिन अगर वो फैमिली से स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसका एजेंडा यही होता है कि मैं मिडिल ईस्ट जाऊँगा, सऊदी जाऊँगा, पैसे कमाऊँगा, घर को फीड करूँगा। ये है, ये सिंपल एजेंडा। सिंपल एजेंडा है, ये सिंपल, और ये एक फैमिली नहीं है, अनलिमिटेड, आप काउंट नहीं कर पाओगे, शहर काउंट नहीं कर पाओगे, गाँव नहीं काउंट कर पाओगे, और बहुत सारे लोग हैं। तो जब मैंने उनको देखा, लेकिन उनका मैंने ये देखा कि वो जॉब पाने का जो स्ट्रगल है, हुँ। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, सो मच डिफिकल्ट। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, एक गोरखपुर का बंदा या सिवान का बंदा या छपरा का बंदा या दरभंगा का बंदा, अब मैंने 10th या 12th कर लिया है, अब मुझे जाना है सऊदी जॉब के लिए, तो मेरे लिए क्या ऑप्शंस है? मेरे लिए ऑप्शंस ये है कि मैं पवन एक्सप्रेस पकड़ूँगा, स्लीपर क्लास, अपने पॉकेट में रखूँगा 10,000 रुपए, किसी से कर्ज़ ले लूँगा, माँ अपने गहने को दे देगी या कोई कुछ तरह से वो 10,000 रुपए का इंतज़ाम होगा, और मैं आ जाऊँगा बॉम्बे में। ठीक है। बॉम्बे में छोटे-छोटे चॉल हैं जहाँ पे 500 रुपए में बेड मिलता है, 600, 1000 रुपए में, 1200 रुपए में बेड मिलता है। एक चॉल में 15 लोग रहते हैं, वॉशरूम के लिए लाइन लगाते हैं। वैसे चॉल में पहुँच जाऊँगा, वहाँ पे मैं रहूँगा। अब मैं क्या करूँगा, वहाँ पहुँचने के बाद बॉम्बे में जितनी कंसल्टेंट ऑफिस है, मैन पावर ऑफिसेज़ हैं, वहाँ जाके मैं अपने बायोडाटाज़ दूँगा कि सर मेरे लायक कोई जॉब होगा तो बताना। अब ये मैन पावर ऑफिस इतनी बड़ी ऑफिस है कि वो डायरेक्ट उनसे मिलती नहीं है। हाँ, अब कोई इंजीनियर के पोस्ट के लिए आ रहा है, कोई हायर पोस्ट के लिए आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये लेबर कैटेगरी, ये ब्लू कॉलर्स के लिए नहीं मिलती। तो उन्होंने क्या किया मार्केट में बट जॉब एजेंट्स, तो सबसे ज़्यादा वही है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, वो एजेंट्स छोड़ दिए हाँ। कि तू लेके आ भाई, ये मेरे पास है ना अभी इतने ड्राइवर की नौकरी है, लेके आ। तो एजेंट्स को मान लो एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है। तो एजेंट्स अब ये बंदों को डील करते हैं। हुँ। अब ये 5 महीना या 3 महीने का जो बंदा पैसा लेके गया था 10,000 रुपया, इस 3 महीने में या तो उसका काम हुआ हुँ। या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो वापस बैक टू गोरखपुर या दरभंगा या सिवान।
फिर 3-4 महीने के बाद फिर 10,000 रुपया का इकट्ठा करेगा, फिर अगेन ही विल गो एंड ही विल ट्राई। तो 2 ट्रिप में 3 ट्रिप में जाकर के किसी को जॉब लगता है, किसी को नहीं लगता है। कुछ लोग उस बीच में चीटेड हो जाते हैं, मतलब उनका कोई पैसा कोई एजेंट ले लिया, सब एजेंट ले लिया। तो इतना ज़्यादा मैंने बचपन से तो इंडिया में कितने करोड़ लोग ऐसे हैं जो मुझे ये मिडिल ईस्ट मेरा जा रहे जो हैं ओवर अपना टाइम? कैलकुलेशन है कि तकरीबन इंडिया में मिडिल ईस्ट में, सिर्फ मैं मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ, मिडिल ईस्ट मतलब सऊदी और ओमान, दुबई, दुबई मतलब यूएई एंड बहरीन, कुवैत एंड कतर, ये 6 कंट्री को अगर आप काउंट करोगे तो मोर देन 1 करोड़ 10 मिलियन से ज़्यादा लोग इंडिया के वहाँ जॉब कर रहे हैं। एवरी ईयर इतने जाते हैं या जॉब कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं और ये इनका जो एग्रीमेंट होता है, जॉब का जो एग्रीमेंट होता है वो 22 महीने का होता है। अच्छा। तो ये जो 22 महीने में ये चेंज होता रहता है। कुछ लोग रिपीट करते हैं, कुछ लोग वापस आते हैं। तो ये तकरीबन मेरा आंकड़ा ये बताता है कि कम से कम 10 1 डेढ़ करोड़ लोग यहाँ से वहाँ जाकर के रह रहे हैं। और ये डेढ़ 2 करोड़ लोग अगर वहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ कम से कम 5, 7, 10 करोड़ लोग हैं जो स्ट्रगल में है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, ठीक है? और स्ट्रगल में सिर्फ़ एक बंदा नहीं है, स्ट्रगल में पूरी फैमिली है। हुँ। पूरी फैमिली आप तो कितने करोड़ लोग? 4-5 करोड़ बहुत लोगों बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। तो मेरा जो अभी जो मैं जो काम कर रहा हूँ, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं jobstone.com, मेरी कोशिश है कि मैं ये जो प्रॉब्लम्स है लोगों की, इसको मैं सॉल्व करूँ। ओके। ये है मेरा पूरा एजेंडा। तो आप क्या कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करोगे फिर इन लोगों को जॉब दोगे? नहीं, मैं कंपनी से कॉन्टैक्ट तो करूँगा, प्लस मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बेचारे सिवान से बॉम्बे आते हैं या दिल्ली जाते हैं और वहाँ जाके स्ट्रगल करते हैं, वो स्ट्रगल मैं उनको घर से करने को बोलूँगा। हुँ। जब उनका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा या शॉर्ट लिस्टेड हो जाएँगे, देन ओनली ही शुड ट्रैवल। हुँ। अभी जाकर के 10,000 रुपए डाल करके आप बॉम्बे में बैठो मत। आप घर बैठ करके ये सारी जो कंपनीज़ हैं, इनके साथ आप वन टू वन टच में रहो, हुँ। थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द माई प्लेटफ़ॉर्म। और जैसे आपका नंबर आता है, आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं, आपका ज़ूम इंटरव्यू या गूगल मीट इंटरव्यू होता है, आप उसके बाद फिर आप आगे बढ़ो। सही जी, भरोसा कैसे करें? मतलब आप बताओ, आपने स्टार्ट किया, ऐसे 5,000 कंपनी और स्टार्टेड होगी, वो भी यही बात बोलते नहीं, होंगे, बिल्कुल भी कैसे भरोसा करेगा है ही कि नहीं, ये कंपनी अभी तक नहीं। अभी हाँ। तक क्या प्रॉब्लम है, एक तो ये है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ हुँ। उस कंपनी को अपने प्लेटफ़ॉर्म पे अ, इजाज़त दी है हुँ। कि वो अपने हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आ सकते हैं, जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं। गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड का देयर आर गवर्नमेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लाइसेंस देती है। 1000 प्लस, 700 प्लस लाइसेंस के कैटेगरी है। अब 1000 प्लस जो कैटेगरी है, उसमें डॉ गवर्नमेंट 50 लाख रुपीज़ उनसे डिपॉज़िट रखवाती है। हुँ। फिक्स्ड डिपॉज़िट रखवाती है। जैसे आप कंपनी चालू कर रहे हो, तो पहले 50 लाख रुपीज़ गवर्नमेंट आपसे डिपॉज़िट रखवाती है। तो ये जो कंपनीज़ है, ये लोग चीटिंग नहीं करते, क्योंकि ये गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज़्ड कंपनी है, एक बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट ने उनके साथ ऑलरेडी अपने पास रखा हुआ है, तो ये चीट नहीं कर कोई आइडेंटिफिकेशन बताओ ना कि 1, 2, 3, 4 ये 4 पॉइंट ऐसे है जिससे आइडेंटिफिकेशन है, ये तो 90% जेन्युइन है। बस वही, सबसे बड़ा तो ये है गवर्नमेंट ने उनको सर्टिफ़िकेट दिया है और वो एक्टिव है, हुँ। ठीक है? तो क्या ऐसा कोई वेरिफिकेशन भी है कि वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो? बिल्कुल है, देयर आर वेबसाइट गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है, जहाँ पे आप जाकर के उस कंपनी का लाइसेंस नंबर वेरीफ़ाई कर सकते हैं, कंपनी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर हर चीज़ वेरीफ़ाई कर सकते हैं। कम गवर्नमेंट ने अपने पोर्टल पे डाला हुआ है, दीज़ आर द कंपनीज़ जिसको हमने ये लाइसेंस अप्रूव किया है, ये उनका एड्रेस है, ये उनका लोकेशन है, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। तो मेरे को बताओ ना, जो जो बंदे का जो चैलेंज होता है, जो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, तो उनके माँ-बाप क्या करते थे? सिवान, दरभंगा, ये सब किसान लोग हैं या फिर कुछ अलग जॉब करते किसान हैं? हैं या उनका फिर क्या ये बोल चैलेंजेस? सकते हैं लोअर लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे का जो क्लास होता है, उस क्लास के लोग हैं, है ना? इनका पूरा जद्दोजहद ये होता है कि घर में किसी तरह से 20,000 25,000 रुपए आ जाए कि घर की फाइनेंशियल स्थिति ठीक हो जाए, ठीक है? ये इनका और ये अब ऐसा लग रहा है मुझे कि सेकंड या थर्ड जनरेशन है ये करने वाली, क्योंकि 50 साल पहले बाप गए थे, उसके बाद उनके बेटा गए और अब तीसरा पोता तैयार है जाने के लिए। तो ये पिछले ऐसा नहीं कि 10 साल से हो रहा है, ये 40-50 साल से हो रहा है। वंशवाद चल रहा है। हाँ, ये चल रहा है कि लोग अरब जा रहे हैं, बूढ़े हो जा रहे हैं, वहाँ से आते हैं फिर उनका बेटा चला जा रहा है, क्योंकि उनको बाकी कुछ मालूम ही नहीं है। अब वहाँ पे आपको जाके लेबर का काम करना है, इंडिया में काम करना आज भी बहुत डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट है। कंपेयर टू वहाँ। वहाँ क्या है ना कि आप गए, आपको एक सिक्योरिटी मिल गई कि भाई मुझे 22 महीने तक मेरे पास इतने पैसे महीने तो आने ही आने हैं। अच्छा, वहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा है। सिक्योरिटी ज़्यादा है कि भाई मेरे को 20,000 रुपया महीना,
22 महीने तक आएगा, 2 महीने का मुझे एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा, 2 साल का एग्रीमेंट है, वो 2 महीना मैं आकर के यहाँ एन्जॉय करूँगा, फिर एक नए जॉब की कोशिश करूँगा। तो जब वो रिटर्न करते हैं तो 2 महीने की सैलरी देते, वो 2 महीने छुट्टी में काउंट होता है, तो टोटल 24 महीने का इनका एग्रीमेंट बनता है। तो वो जो सिक्योरिटी है, वो शायद उनको यहाँ इंडिया में नहीं मिल रही है, ब्लू कलर की ख़ास करके मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे कभी भी आप फायर हो सकते हो, वहाँ वो चीज़ें कम है, कंपेयर टू यहाँ, वहाँ कम है। वहाँ तभी है अगर आप कुछ अलग काम कर रहे हो, अनएथिकल कर रहे हो, अदरवाइज़ वो फायर नहीं करते। तो इसलिए लोग जाना प्रेफ़र करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद ये आसान तरीका है। प्लस वो पैसा इकट्ठा मिलता है, पैसा भेजते हैं घर पे, घरवालों को फ़ील आता है। इकट्ठा मिल जाता है। हाँ, मतलब सैलरी महीने पे टाइम पे मिलती है, ये सब है। बहुत सारी चीज़ें हैं, रहने का वो दे देते हैं, खाने का वो दे देते हैं। तो उनको जो सैलरी मिलती है वो पूरी सेव हो जाती है। मान लो अगर मैं 20,000 पे किसी लेबर के काम में जा रहा हूँ और मुझे कंपनी ने अकोमोडेशन एंड फूड दे दिया, ठीक है? तो मेरे टोटल पैसे में सब 20,000 में 2-3 हज़ार रुपए मैं और खर्च करूँगा, बाकी सारे पैसे मैं घर पे भेज दूँगा। हाँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से लोग पुश होते हैं, ठीक है? प्लस इनका एजुकेशन उस लेवल पे नहीं है जो इंडिया में स्ट्रगल करे। इंडिया में आज भी आपको जॉब करने के लिए एजुकेशन या स्किल ये 2 चीज़ तो इम्पोर्टेंट है। राइट। या तो आप एजुकेटेड हो हाइली या तो बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो। यही 2 चीज़ है। तीसरी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। वहाँ पे शायद वैसा नहीं है, वहाँ पे थोड़ा एजुकेशन भी लेफ्ट राइट चल जाता है, स्किल भी लेफ्ट राइट चल जाता है। तो मतलब सबसे ज़्यादा जॉब किसकी है? मतलब ब्लू कॉलर में ड्राइवर्स की है, मतलब देख कंस्ट्रक्शन वर्कर, कैशियर वर्कर? कंस्ट्रक्शंस वर्कर की बहुत ज़्यादा जॉब है, ऑयल एंड गैस कंपनीज़ बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, उसकी बहुत ज़्यादा जॉब्स है ना? तो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब है और ख़ास करके अभी जिस तरह से आप देखोगे, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 5 साल में मैं किसी डेटा से नहीं बोल रहा हूँ, मुझे अपना ये है, सोच है कि शायद जितना दुबई डेवलप किया है, उतना कोई कंट्री डेवलप नहीं किया पिछले 5 साल में। राइट। आप देखोगे कोरोना के टाइम में ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर लेफ्ट राइट हो गया था, राइट। है ना? लेकिन दुबई ने अपने आप को इसी 5 इयर्स में बहुत ज़्यादा अपने आप को डेवलप किया। अगर आप देखोगे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो या फिर उनका कंस्ट्रक्शंस का देख लो, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं। तो वो जो कंट्रीज़ हैं वो बढ़ रही हैं। जैसे अभी सऊदी का ही है, सऊदी का 2030 तक उनका एक अलग एम है, एक अलग जगह पहुँचने का एम है। तो उसमें दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, हुँ। ठीक है? तो वो भी अपनी डिपेंडेंसी ऑयल से हटाना चाह रहे हैं। उनका मेन मुद्दा ये है कि दे डोंट वांट टू डिपेंड ऑन ऑयल एनीमोर। तो वो अपने लिए टूरिज़्म या बाकी चीज़ों को ओपन कर रहे हैं। बट सही सी एक बात बताओ ना कि जैसे आप ये बात कर रहे हो कि वहाँ पे 20-25 या 30,000 रुपए जो भी है एक अमाउंट मिल जाता है, लमसम अमाउंट मिल जाता है, 22 महीने की सिक्योरिटी हो जाती है। पर इंडिया में भी अगर हम बात करें तो स्विगी, ज़ोमैटो, ज़ेप्टो जो अभी नई इकोनॉमी बनी गिग वर्कफोर्स वाली, ये भी तो अच्छा पैसा कमा ही रहे हैं। मैं बहुत वीडियो वायरल होते हैं, 50,000, 60,000, 80,000 तक पैसा कमाते हैं। प्लस ड्राइवर्स की आप बात करो, प्लस ऑटो ड्राइवर्स की आप बात करो, तो वो एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट कमा पा रहे हैं यहाँ पे इंडिया में। फिर भी बाहर जाने की ज़रूरत क्यों है तो एक 20,000 माइंड के लिए? सेटअप की भी चीज़ें होती है ना? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ। म मैं जॉब के लिए किसी कोई लोग हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं। हमारी कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, अंडर 100 है, ठीक है? हमारी कंपनी 100 लोगों के आसपास को एम्प्लॉयी रखती है। अब हमारी कंपनी का पिछले 10 साल में एक टाइम भी ऐसा नहीं होगा जब हमारी सैलरी डिले हुई होगी, हुँ। ठीक है? अभी मैं ओपनिंग निकालता हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है कि मैं एक अच्छे कैंडिडेट को कैसे हायर करूँ? मेरे पास वो कैंडिडेट आते हैं, जो कैंडिडेट किसी काम के नहीं होते। ठीक है? वो कैंडिडेट आते हैं जिनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है? और जो अच्छे कैंडिडेट के पास अगर मेरे पास बायोडाटा आ भी गया, उन्होंने ईमेल से अप्लाई कर भी दिया, उनको फ़ोन करेंगे, वो या तो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे या फिर वो आएँगे, मैं कल आऊँगा, वो कल नहीं आएँगे। 90% टाइम ऐसा होता है, 90% मैं बोल रहा हूँ। ज ऑल्दो कि मेरी कंपनी एक ठीक-ठाक सी कंपनी है। मेरी कंपनी का आज तक सैलरी कभी नहीं हुआ। मेरी कंपनी के बारे में कहीं कोई बैड रिव्यूज़ नहीं है। एक एम्प्लॉयी हमसे ऐसा नहीं है जो हमारे जो चला गया हो हमसे आज रिलेशनशिप में नहीं हो। एवरीथिंग इज़ फाइन। सेम टाइम में एक कंपनी वैकेंसी निकालती है जिसका नाम भरा है। बोर्ड पे नाम दिखता है, होर्डिंग पे नाम दिखता है, कहीं टेलीविज़न पे कुछ नज़र आ जाता है। वहाँ पे 4 महीने से सैलरी नहीं आ रही है। फिर भी वो ओपनिंग निकालते हैं, लोग जा रहे हैं वहाँ पे। सेम कैंडिडेट वहाँ पे जॉब पाने के लिए मर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको वो स्टैम्प चाहिए। तो ये माइंड सेटअप जो है, एम्प्लॉइज़ का भी जो माइंड सेटअप है, इट्स नॉट दैट ईज़ी। आप हमेशा कंपनी को या एम्प्लॉयर को कटघरे में नहीं रख सकते, है ना? एम्प्लॉइज़ का भी मामला बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप इस टाइप की कोई कंपनी चला रहे हो, तो आप फेस कर पा रहे होगे ये चीज़ों को। ख़ास करके जब से डिजिटल वर्ल्ड आया है, हुँ। जब से कोरोना आया है, सबको वर्क फ्रॉम होम चाहिए।
आप बिलीव करोगे मैं रिसेप्शनिस्ट का ओपनिंग निकाल रहा हूँ और मुझसे कैंडिडेट पूछ रहा है कि वर्क फ्रॉम होम चलेगा सर क्या? आप बताओ। रिसेप्शनिस्ट का जॉब है, ये कौन से लॉजिक से आप पूछ रहे हो? अच्छा आप ग्रेजुएट हो, ऐसा उन्होंने नहीं शायद वो रील देखी होगी कि वही जापान वाली की रिसेप्शनिस्ट भी जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और वो एक टीवी लगा के बैठे हैं कि कोई बात करनी तो आप टीवी पे करो। बताइए। तो अभी आज की जो हमारी जनरेशन है ना सर, वो मैं तो ये मानता हूँ कि हम लोग की जो जनरेशन थी, जो 40 वाली जो जनरेशन है, वो लास्ट जनरेशन थी मेहनत करने वाली, पागल सही की बोल रहे हो तरह आप, मेहनत बिल्कुल सही करने बोल रहे हो वाली। आप। उसके बाद वाली जनरेशन जो आई है ना, सॉरी अगर ये लोग उस जनरेशन में आ रहे हो तो, लेकिन वो मेहनत नहीं चाह रहे सर। हाँ, वो बहुत कुछ चाह रहे हैं कि सब कुछ फटा हो जाए। अच्छा उनको जितना नॉलेज मिल गया ना, कहीं से उन्होंने यूट्यूब पे देख लिया, कहीं से उन्होंने इंस्टाग्राम रील पे देख लिया, ये एआई आ गया, वो एआई आ गया, उनको समझते हैं दैट इज़ कंप्लीट नॉलेज कंपनी बना देते हो, और मन वो ही मन में कंपनी हज़ार बना करोड़ की कंपनी बना लेते। इसलिए आज जिनके पास काम है, उनके पास एम्प्लॉइज़ नहीं है। हाँ, सीखना नहीं है ना उनको। हाँ, नहीं। आप उनको सिखाओ, नहीं सीखेंगे। उनको लगेगा यार ये बॉस को बहुत नहीं है, ये मतलब नहीं चलेगा। आप एक डिजिटल मार्केटिंग के बंदे को फ़ोन दिखाओ, ओपनिंग निकाल दो, आपको नहीं मिलेगा बंदा। 90% टाइम आपको पूछेगा सर मैं घर से करूँ क्या? मैं फ्रीलांसिंग करूँ क्या? अरे क्यों फ्रीलांसिंग करना है तुमको? या मैं तुम अपना सैलरी एक्सपेक्टेशन बताओ। मैं सैलरी एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ, आप बता रहे हो मैं मैच कर रहा हूँ। फिर भी आपको वर्क फ्रॉम होम क्यों चाहिए? इसका मतलब आप मैनिपुलेट करने वाले हो। मेरे साथ 4 और लोगों को ऐसे ही ल मीठा लड्डू खिलाने वाले हो। राइट, राइट। हाँ, तो डिजिटल मार्केटिंग में ये बहुत हो रहा है। जो भी चीज़ें जो कंप्यूटर पे बैठ के हो रही हैं, इसमें बहुत सारी वो आना ही चीज़ें नहीं चाहते, ऑफ़िस नहीं आना चाहते हैं। उनको लगता है नहीं घर से ही चाहते सर। काम करेंगे, घर से सब बिल्कुल नहीं कुछ हो चाह जाएगा। बिल्कुल नहीं और वो आप जैसे कई लोग वो आप बिलीव करो सर, आप तो घर पे मेरे पास ऐसे भी एम्प्लॉइज़ हैं, आप हटे, स्क्रीन चेंज हो जाता है सर। हुँ। आप उनको सैलरी दे रहे हो ₹40,000 और वो ₹400 के लिए किसी और का बैनर बना रहा है। आप ग्राफिक डिज़ाइनर को रख रहे हो, आप ₹40,000 दे रहे हो और वो ₹400 के लिए ₹200 के लिए किसी और का बैनर बना रहा है। जैसे आप हटे स्क्रीन चेंज हो गया। आप कितना मॉनिटरिंग करोगे? मतलब उनको तो सब कम लगता है, 40,000 तो कम लगता है, कम लग 80,000 तो जो कम भी लगता तो है, 1,00,000 तो कम लगता है। क्या पता क्यों आज के ये जनरेशन में कमी आई है सर। ये डेप्थ नहीं है। हमने आज मैं बोल रहा हूँ ना जब मैंने किया 2009 में बिज़नेस स्टार्ट मुझे आज समझ में आ रहा है कि गलती मेरी थी। ना प्रोडक्ट में गलती थी, ना मार्केट में गलती थी। गलती मेरी थी। मैं मैच्योर नहीं था उस टाइम में। मुझे नहीं मालूम था बिज़नेस कैसे होता है। सेम चीज़ ये लोग आजकल के 20 साल, 25 साल वाले लड़के कर रहे हैं। उनको लगता है जो मैंने सीख लिया एसईओ कई बार लोग आते हैं डिजिटल मार्केटिंग जबकि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ नहीं, है ना? लेकिन जब मैं उनसे एसईओ के क्वेश्चंस पूछता हूँ, वो लिख देते हैं बायोडाटा में। एसईओ एक्सपर्ट तो फलाना एक्सपर्ट तो गूगल ऐड एक्सपर्ट, मेटा एक्सपर्ट फलाना लिख देते हैं। हाँ, उनको समझ में आता है कि ये एज ग्रुप को सिलेक्ट करना ही मेटा ऐड चलाना है। हाँ, लोकेशन डाल देना ही गूगल ऐड चलाना हाँ, है ना? उनको सही मानों में कीवर्ड रिसर्च करने नहीं आता है सर। हाँ। सैलरी क्या चाहिए ₹60,000 ₹70,000 आपको अगर स्किल आता है ना सर आपको 3 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, 5 लाख रुपए मिलेगी। क्योंकि आप तो वो हो जो आरओआई पे डिपेंडेंट हो। आप 5 लाख रुपए लो, 50 लाख का बिज़नेस दो, कोई भी कंपनी आपको लेके बैठेगी, सर पे रह के बैठेगी। हाँ, किसको बिज़नेस नहीं चाहिए सर? सबको चाहिए। हाँ, लेकिन आपको नॉलेज ही नहीं है। आपको कन्वर्ज़न रेट कम करने का नॉलेज ही नहीं है। आपको बहुत ऊपर-ऊपर से चीज़ें मालूम है। आपने कहीं 6 महीने का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लिया, 10-15 शॉर्ट्स देख लिए, 10-15 रील्स देख लिए, 2-4 एआई मालूम हो गया। आपको लगता है यही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट इज़ सो डिफिकल्ट। आप जब तक डीप नहीं जाओगे, आप चीज़ों को नहीं समझोगे, आप किस तरह से डिलीवर ही नहीं कर पाओगे। तो क्या होगा 3 महीने आप मुझे बेवकूफ़ बनाओगे, फिर 3 महीने आपको कोई नया मुर्गा मिल जाएगा। राइट, अरे! मुर्गे तो रेडी हैं। मार्केट में हर तीसरे दिन तो एक नई कंपनी आ ही रही है। आराम से आ जाते तो उनको कहीं से फंडिंग आ गया, कुछ हो गया तो चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है सब। मतलब स्टेबिलिटी भी नहीं रही है आजकल लोग मतलब रुकना भी नहीं चाहते ज़्यादातर बिल्कुल भी मतलब नहीं रुकना 6 चाहते सर, महीने, वो 7 नहीं महीने या फिर मैक्सिमम 1 डेढ़ साल, बोलो ठीक बिल्कुल है भी नहीं। फिर हमने जिस कंपनी में नया काम किया करते हैं। सर 4-4 साल, 5-5 साल किया। जब तक किया जब हम हिले तो थोड़ी देर के लिए कंपनी हिली। हाँ, ऐसा होता था, बिल्कुल होता था। जब हम हिले वहाँ से तो कंपनी ने पूरी कोशिश करी कि भैया मत जा, क्या चाहिए तेरे को? आज आप बताओ आपका बंदा हिलता है तो आपको लगता है ठीक है जाने दे यार। 2 महीना सैलरी नहीं गई, आपको ऐसा लगता है सेविंग हो गया। सेविंग हो गया। सही बात है, मेरा भी माइंडसेट ऐसा हो गया।
आई एम टेलिंग यू, जब लड़के छोड़ के जाते हैं कई बार आपको फील होता है कि यार इनडायरेक्टली आपका 2 महीने का सेविंग हो गया, क्योंकि कुछ तो डिस्टर्ब हुआ ही नहीं। और ये प्रॉब्लम आज के टाइम में जितने छोटे-छोटे कंपनीज़ है, मतलब बड़ी कंपनीज़ के पास फंडिंग है। फंडिंग का अलग मैनिपुलेशन है, बिल्कुल। ठीक है? वो अलग गेम ही है। उस गेम में जाने के लिए आपको एक डिफरेंट मोड पे जाना पड़ता है। लेकिन जो बाकी लोग जो बहुत सीधा-साधा काम करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए टाइम इज़ फंडिंग पे पूरा मैनिपुलेशन है, मतलब आप मतलब मुझे तो लगता है नहीं। चोर-ओड़ा टाइप एक तरह से। मैं ये बताऊँ, सबसे पहली बात तो फंडिंग मुझे लगता है लेना ही नहीं चाहिए। अनटिल अनलेस यू आर फंडिंग इज़ व्हाट सर? इट इज़ रिस्पांसिबिलिटी। हुँ। इफ आई एम टेकिंग योर ₹10, आई एम टेकिंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट ₹10 ना। ये माइंडसेट है क्या किसी को फंडिंग लेने वाले को? आप बताओ। नहीं, आजकल दोस्त बोलते हैं सैलरी मिलेगी मेरे को तब तक करूँगा, तब तक करूँगा। और मैं तो आप बताऊँ, मैं तो बहुत सारे फाउंडर से बात करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि यार एक बात बताओ, आपने पैसे-वैसे तो ले लिए, बाई चांस नहीं चुका पाए तो? बोले कुछ नहीं, तो बिज़नेस है यार, नहीं चला तो नहीं चला, अगली बार देखेंगे कुछ। तो यही है। तो ऐसा सबसे स्टेटमेंट दिया है मेरे को बिल्कुल, लोगों ने। बिल्कुल लोग इस माइंड सेटअप से ही आते हैं। इस माइंड सेटअप से ही आते हैं कि फंडिंग आएगी, पहले मेरी सैलरी इतनी फिक्स हो जाएगी, मंडे टू फ्राइडे का जॉब होगा, सैटरडे संडे मैं फैमिली के यार सैटरडे संडे फैमिली के साथ देना है, क्यों देना है मुझे ये बताओ? आपने क्या उखाड़ लिया कि अभी देना है? पहले फैमिली को पैसे दे दो, फिर टाइम दे देना। टाइम तो ऑलरेडी तुमने 25 साल अपनी फैमिली को दिया ना। जब तक आप मार्केट में नहीं उतरे, तब तक तो आप फैमिली के साथ थे ऑलमोस्ट। तो अपने फैमिली को तो गुड इनफ टाइम दे दिया। नाउ अब टर्न आया है कि आप फैमिली को पैसे दोगे, लेकिन उस टाइम में आपको फ्राइडे चाहिए। इंटरव्यू में आएँगे, पहला क्वेश्चन, सर छुट्टियाँ कितनी हैं? सैटरडे संडे ऑफ है कि नहीं है सर? सर बाकी छुट्टियाँ कितनी हैं? सिक लीव कितनी है? आप पहले दिन आप ये क्वेश्चन, बाय गॉड मैं बोल रहा हूँ सर, मैंने ज़िंदगी में 50 इंटरव्यू दी, एक इंटरव्यू में मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया होगा। आज जब मेरे सामने कोई इंटरव्यू पूछता हूँ, मैं अंदर से चिढ़ जाता हूँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, माहौल हो चुका है। ये मैंने भी नहीं दिया, मैंने तो बोला सर नौकरी पे रख लो, पैसा आपके हिसाब से देना, मेरे को काम करने दो। काम करने दो, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। पहले इतना हम लोग डेस्परेट थे कि कोई मुझे अपॉर्च्युनिटी तो दे। हाँ। आज आज ऐसा हो रहा है कि आप रखो, आप 50 इंटर एक काम करते कभी मैं बोलता हूँ 50 इंटरव्यू का डेमो आप शूट कर लो, जैसे बिग बॉस होता है ना वैसे शूट करो। देखो कैंडिडेट क्या क्वेश्चन पूछता है हुँ। और एम्प्लॉयर कितना डेस्परेट है, उनका नॉलेज कितना है। आपको पता चलेगा कि दुनिया में गैपिंग बहुत आ गया है। किस वजह से है? मतलब अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा आ गई है, नहीं, पैसा अपॉर्च्युनिटी मार्केट में बिल्कुल ज़्यादा आ देखिए, गया है इस वजह से? हुँ। अपॉर्च्युनिटी तो है, लेकिन अपॉर्च्युनिटी अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जिस बंदे को आप जॉब पे रखना चाह रहे थे, वो बंदा 1 महीने के बाद भी आपको एम्प्लॉयी नहीं बन के मिलेगा कहीं का, वो फिर भी जॉब ढूँढ रहा है। क्योंकि उसको जॉब वैसा चाहिए जिसमें वो कम्फर्ट ज़ोन में रहे, हुँ। उसको आउट ऑफ कम्फर्ट नहीं जाना है सर। मैं मीरा रोड में रहता हूँ, मैंने जॉब करी है चर्चगेट में भी। आज मीरा रोड की ट्रेन से अगर आप बॉम्बे से वाकिफ़ होगे तो मीरा रोड एक ऐसी जगह है जहाँ के ट्रेन को सुबह पीक आवर में चढ़ना तो बहुत दूर की बात, मैं उस टाइम की बात बोल रहा हूँ, अब तो थोड़ा स्मूथ हो गया है, थोड़ी एसी ट्रेन आ गई, अभी भी रश है लेकिन थोड़ा बेहतर हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ 2004, 2005, 2006 की, उस टाइम में एक नया बंदा ट्रेन को छू नहीं सकता था, चढ़ जाना तो बहुत दूर की बात है। उस टाइम में हम लोग जॉब करते थे, हम लोग पहुँचते थे चर्चगेट, बॉम्बे सेंट्रल। आज का बंदा अंधेरी है लोकेशन उसके घर का और जॉब जॉब है दादर में, बोले सर इट्स वेरी फार। ये तुमने अपने आप को बना क्या लिया है? क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में? हम साला बिहार से, यूपी से लोग आए, गुजरात से लोग आए, पूरे महाराष्ट्र के बिज़नेस पे कब्ज़ा कर लिया। वो वर्क फ्रॉम होम करके नहीं किया है सर, वो मैनिपुलेशन करके नहीं किया है, पहले हार्ड वर्क किया है। आज पूरे महाराष्ट्र में देखोगे सबसे ज़्यादा राजस्थान के बिज़नेसमैन मिलेंगे, सबसे ज़्यादा गुजरात के, उनका शहर नहीं था। नहीं था, मारवाड़ी लोग आके बस गए सारे। मारवाड़ी लोग आकर के कहाँ से किया इन्होंने? इनका टाइम फिक्स है दुकान खोलने का, इनका टाइम फिक्स है बंद करने का, इनका टाइम फिक्स है हर चीज़ करने का, मेहनत करने का। उनके लिए भी वही भीड़ थी, वो भी सेकंड क्लास में ही चले हैं। लेकिन आज किया है, क्यों किया? आज जो आप नई जनरेशन, मेरे पापा ने यहाँ पे बिल्डिंग ले ली, यहाँ पे फ्लैट ले लिया, कैसे ले लिया भैया? अगर आप वाली कंफर्ट ज़ोन में रहते कि वर्क फ्रॉम होम चाहिए और मंडे टू सैटरडे चाहिए, फैमिली का टाइम देना है, तो नहीं करते वो। जो आप जो एन्जॉय कर रहे हो ना आज लाइफ़ को, कि भाई मेरे पापा का 3 करोड़ का फ्लैट यहाँ पे है, मेरे पापा ने ये कार दे दी, मेरी शादी में 25 लाख रुपए खर्चा कर दिए, कहाँ से कर दिए भाई? वो भी किसी ज़माने में 1000 2000 लेके बॉम्बे पहुँचे थे, दिल्ली पहुँचे थे। उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने किसी चीज़ को डीपली समझा, फिर पैसे बन गए। आप करना नहीं चाह रहे हो। आगे की जनरेशन नहीं कर पाएगी आपकी फिर। बिल्कुल नहीं करेगी, वो भी आप ही की तरह करेगी।
अगर आप 10 घंटा अपने टाइम व्हाट्सएप रील पे खत्म कर रहे हो, तो आपका बेटा भी करेगा ना सर। वो एक रूम में करेगा, आप दूसरे रूम में कर रहे हो। आई थिंक इंटरनेट को सिर्फ ऐसा समझ लिया है, बस, दिस बस, इज़ बस, इंटरनेट। बस, बस। पर इंटरनेट ऐसा है नहीं, इंटरनेट से तो बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व बहुत की कुछ जा है, सक बहुत सारे जा लोग कर सकती रहे हैं, है। तो करने वाले लोग कर ही रहे हैं ना। इंटरनेट से ना जाने कितने लोगों ने क्या-क्या बना लिया। एक राजस्थान का एक डेटा आया था थोड़ी देर पहले, 1 करोड़ लोगों ने नौकरी का आवेदन किया, जिसमें से 65 लैक्स लोग 12वीं पास हैं और कुछ 38 लाख लोग 9th पास हैं। बताइए, स्किल्स सेट है नहीं, स्किल है ही नहीं। नौकरी कहाँ से मिलेगी इनको? ना स्किल है ना माइंड सेटअप है। चलो मेरे पास स्किल नहीं है सर, मैं एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, आपका एजुकेशन 10th है। क्या आप 10th करके आप थोड़ा-सा 6 महीना इंटरनेट पे डाल दो, आप कोई एक्सपर्ट नहीं बन सकते? गूगल एड्स को चलाने के लिए क्या एजुकेशन की ज़रूरत है सर, ये बताओ? सिर्फ माइंडसेट की ज़रूरत है। माइंडसेट की ज़रूरत है। जो बेसिक उनके इतनी इंग्लिश तो आएगी ना, कहाँ क्या लिखा है वो तो समझ में आएगा। राइट। अगर वो आप समझ सकते हो, इंटरनेट चलाना जानते हो, आप 6 महीना अपने आप को इंटरनेट पे दो ना, किसी एक डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट बन जाओ। आप देखो पैसा क्यों नहीं आएगा। आप 10th हो, लेकिन 10th करके आपको सोच लिए कि मेरे को वॉचमैन बनना है तो बनो। राइट। अब वॉचमैन बनने सबसे ईज़ी है, क्योंकि वॉचमैन में 2 बार गेट खोलना है, बाकी टाइम रील चलाना है। वो बनना ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हाँ, हैं, वो मैंने देखा वही है, मैंने वही कहा वही बड़े-बड़े ऑफ़िसेज़ के बाहर कुछ-कुछ बीटेक वाले लोग, बैठे हुए हैं। मैंने बोला यार तू तो बीटेक किया हुआ है, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? बोला सर नौकरी मिली नहीं। मैंने कहा यहाँ से उठ, तू मैं तेरे को नौकरी देता हूँ, पहले तो यहाँ से निकल, मैं तेरे को काम देता हूँ। हुँ, फिर मैंने उसको कुछ काम दिया। हुँ। बिल्कुल सही बोल रहे क्या हैं सर। काम नहीं करना चाह रहे हैं मतलब? काम ही नहीं करना चाह रहे सर। अभी की जनरेशन सर, मुझे तो बहुत, मैं तो अपने बच्चों के लिए परेशान हो रहा हूँ कि मेरे बच्चे कहीं वैसे ना निकल जाएँ, क्योंकि काम नहीं करना चाह रहे। ये लोग बहुत ईज़ी हो गए हैं। इनको मालूम है ब्लैक कॉफ़ी क्या होता है, हमें तो नहीं मालूम था ब्लैक कॉफ़ी क्या होता है। इनको मालूम है नूडल्स खाना है, इनको ये मालूम है, उनको वो मालूम है, मैगी मालूम है, बर्ग इसमें ही बिज़ी है ये। इनको ना जाने कौन से डे है, कौन से डे को सेलिब्रेट करना है, कौन से डे को विश करना है, यही सब मालूम है। बेसिक जो है, जिससे दाल-रोटी चलेगी, जिससे आपके माँ-बाप का पेट भरेगा, आपकी बहन का पेट भरेगा, आपकी फैमिली का, आपके सराउंडिंग खुश होंगे, वो आप नहीं कर रहे हो। आप अपने आप इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं रहा है लोगों में बिल्कुल ज़ीरो हो आई गया सर, ज़ीरो, 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 ज़ीरो। अच्छा, अपन थोड़ा बहुत थोड़ा डीप हो जाएगा ये तो बात, चल अपन को लोग बहुत गाली देंगे, बोला कि हम तुमको क्या मतलब है इससे, तुमको नहीं करना चाहिए, हम तो हमारी ज़िंदगी जी लेंगे, नहीं ठीक है, तुमने जी ली, देखिए हम भी जी इसमें लेंगे। बहुत सारे लोग को बुरा लगेगा, आई एग्री करता हूँ। लेकिन अगर उसमें से कुछ लोग भी ट्रैक पे आ जाएँगे, तो वो अपने लिए काफ़ी है। बुरा तो बहुत लोगों को लगेगा, लेकिन ट्रैक पे तो कुछ लोग आने चाहिए। आज आज भी संडे अपन काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे ठीक हैं, है? मेरी बिल्कुल कर बेटी भी वहाँ से देख रही है अभी, बिल्कुल, बिल्कुल, कि बिल्कुल। पापा देखो आप काम कर रहे हैं संडे को। बिल्कुल कर रहे हैं। संडे को मैं बॉम्बे से ट्रैवल करके आपके पास आया, है ना? मैं भी अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल सकता सैटरडे था। संडे नहीं देखते हैं। नहीं देखते, काम करते, है ना? अभी जो लोग बोलते हैं सैटरडे संडे काम करने को, बोलते हैं यार ये लोग पुराने ज़माने के लोग हैं। तो पुराने ज़माने के लोग हैं तो मेहनत तो कर ही रहे भाई। क्या करें? मेहनत करनी पड़ेगी, अब हम ये नहीं बोल रहे कि आप सैटरडे संडे ही काम करो, हम बोले प्रायोरिटाइज़ करो, मेहनत करने से तुमको सक्सेस मिलेगी। सर आप एक जगह पहुँच तो जाओ, उसके बाद फिर आप महीने का गैप ले लो। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? पहले आप एक लेयर तो क्रॉस करो, वो आपको करना है नहीं। आज सचिन तेंदुलकर या कोई भी क्रिकेटर तो आप देख रहे हो आईपीएल में इतने में बिक गया। ये कैसे बिक गया सरकार? वो आपके साथ टर्फ में क्रिकेट खेल के नहीं बना है वो। आप जो एन्जॉय करते हो ना वैसा वाला क्रिकेट नहीं खेला उसने। वो सुबह 4 बजे जागा है, रात के 11 बजे तक काम किया पढ़ा है उसने। वो क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट में रहा है। तब जाकर के उसमें 0.1% लोग सेलेक्ट हुए। तब आप देखते हो ये विराट कोहली है। आपको वो मेहनत करना ही नहीं है। आप ये सोचते हैं कि अच्छा बैट खरीद करके मैं क्रिकेटर बन जाऊँगा, ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आपके पास कितने भी पैसे रहने दो, आप अच्छा से अच्छा किट खरीद सकते हो। स्किल कहाँ से लाओगे? स्किल प्रैक्टिस से आएगा सर। और वो वही प्रैक्टिस नहीं करनी है, वो प्रैक्टिस नहीं ऑफ़िस में करेंगे, प्रैक्टिस नहीं नहीं करनी है करनी है, आपको नहीं बस, करनी है, नहीं करनी मैनिपुलेट है, करना है कि नहीं उनको कर वर्क फ्रॉम होम चाहिए। वर्क फ्रॉम होम चाहिए। अच्छा, थोड़ा एक कंपनी के बारे में बात करते हैं, देखो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा वाइड एक्सपीरियंस है, आपने जो मैंने आपको बताया ना, आपने कंपनी कंपनी में काम किया, फिर आपने कंपनी बना ली। तो जैसे 200 लेस देन 100 लोगों की कंपनी है, तो कैसे मैनेज किया जाए? क्योंकि उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, एचआर का चैलेंज है, एडमिन का चैलेंज, हायरिंग का चैलेंज आपका, फिर उसके बाद में रेवेन्यू लाने का चैलेंज। जी, तो इसमें ये देखिए सबको कैसे सारे किया जाए? डिफरेंट डिफरेंट लेवल के चैलेंज हैं। देखिए जब आप अच्छे अगर आप मार्केटिंग के और सेल्स के बंदे हैं, बिज़नेस तो आप ला लोगे, ये कर लोगे आप, है ना? आपके पास ठीक-ठाक सा फंडिंग है और आपको नॉलेज है, आपका प्रोडक्ट ठीक-ठाक है, तो आप बिज़नेस ला लोगे। लेकिन बिज़नेस को सस्टेन रखने के लिए आपको सारे डिपार्टमेंट का सपोर्ट चाहिए होगा। राइट। अगर आपका ऑपरेशन काम नहीं कर रहा है, आपका एडमिन ठीक नहीं है, आपका एचआर ठीक नहीं है, आपका फाइनेंस ठीक नहीं है, आपका आने वाले टाइम में सेल्स जो है वो खत्म हो जाएगा।
क्यों खत्म हो जाएगा? कि बाकी जगह से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सेल्स साइकिल से चलता है ना सर। आप प्रोडक्ट अच्छा तो बना लोगे, लेकिन प्रोडक्ट जैसे हमारे मेडिकल फील्ड में ऐसा होता है, मैंने अपना एक साइकिल बनाया हुआ है कि एक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी क्वालिटी, ठीक है? आपने मार्केटिंग करी, मार्केटिंग करके लीड जनरेट कर लिया, लीड जनरेट करके आपने कन्वर्ज़न कर लिया, कन्वर्ज़न करके आपने उसको ऑपरेशन के हिसाब से अच्छी ठीक-ठाक सा सर्विस दे दिया, उसके बाद आपने क्वालिटी दे दिया, उसके बाद आपने फ़ॉलो-अप कर दिया। अब इसमें से एक कोई भी साइकिल का एक पॉइंट उठा दो, आपका बिज़नेस ही नहीं होगा। काम अ, खराब हो जाएगा। खत्म हो गया ना, आपने मार्केटिंग कर ली, लीड जनरेट कर लिया, आपने फ़ॉलो-अप नहीं किया, बिज़नेस नहीं आया। आपने फ़ॉलो-अप कर लिया, पेशेंट को या कस्टमर को अपने स्टोर पे बुला लिया, लेकिन आपका उस स्टोर ऐसा था कि वो लगा यार यहाँ पे सही माल नहीं मिलेगा, निकलो यहाँ से। या आपके स्टाफ ने सही से उसको ट्रीट नहीं किया, वो चला जाएगा। है ना? मैं अभी अभी का एग्ज़ाम्पल अभी आपके पास आने से पहले एयरपोर्ट से बाहर हम लोग निकले और हम लोग 3 लोग थे, 2 लोग कहीं और गए, मैं यहाँ आ गया। मैंने एक चाय वाले के पास गया, हम लोग कहा भैया बढ़िया वाली चाय बना दो। तो उस चाय वाले ने जवाब दिया, भाई मेरे पास जैसी चाय है वैसी चाय मिलेगी। हम लोगों ने बैग उठाया दूसरे पे चले गए। दूसरे पे बैठे कि पंडित जी वो ठीक है पंडित जी बढ़िया सी चाय बना दो। बोलो सर अभी की बात बोल रहा हूँ सर। बोले सर चाय पी लो, पहले मैं आपको ट्रायल कराऊँगा, अगर अच्छी लगेगी तो बाकी दूँगा। हुँ, आप बताओ सर। हो गया सेकंड वाले का गया काम हो गया। काम हो गया। हम लोग गए चाय पीने के लिए, ये भी खाया, वो भी किया, नमस्ते भी किया, प्रणाम भी किया और ये बोल के गए कि जब भी अब आप हम इस एयरपोर्ट पे उतरेंगे, आपके यहाँ चाय पीने ज़रूर आएँगे। बताओ। सिर्फ़ एक बात बोलने से कितना चीज़ें चेंज हो गया। तो उसी तरह से आपने स्टोर बना दिया, आपने वॉकिंग तो क्रिएट कर लिया, लेकिन आपके एम्प्लॉइज़ ने उसकी एक वर्ड से कि यही है मेरे पास सर देख लो, वो लेने वाला बंदा चला गया। तो ये जो साइकिल है ना सर और उसके बाद जब आपने प्रोडक्ट बेच भी दिया, अब प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है, गए। तो आपको हर एक डिपार्टमेंट को आपने सब कर लिया, प्रोडक्ट बेच भी लिया, अब आपका फाइनेंस सेक्टर ठीक नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो। आपका हिडन कॉस्ट कहाँ-कहाँ जा रहा है आपको मालूम ही नहीं है। जैसे मुझे नहीं मालूम था सर, मुझे खुद नहीं मालूम था हिडन कॉस्ट क्या होता है, मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे लगता था ₹20 का सामान लाऊँगा, ₹40 में बेच दूँगा, ₹10 एक्स्ट्रा खर्च मान लो, ₹10 में मेरा प्रॉफिट। ऐसा होता नहीं है। शायद वो ₹10 में ₹1 ही आपका प्रॉफिट होने वाला है। और उसमें भी टैक्स लग जाएगा। हाँ, उसपे भी टैक्स लगने वाला है। टैक्स डाउन उसके बाद जब आप काउंट करने वाले हो तो शायद वो ₹1 भी नहीं बचने वाला है आपका। तो ये कैलकुलेशन तब आएगा जब आप सारे चेन को प्रॉपर मैनेज करोगे। तो हर एक ये ख़ास करके ये छोटी कंपनी अब बड़ी कंपनी के साथ क्या है सर, उनके पास फंडिंग है, उनके पास पैसे हैं, उनके पास अच्छे एम्प्लॉइज़ आ जाते हैं बिकॉज़ ऑफ द ब्रांड नेम। एक एक्सपर्ट बंदा आपके साथ जुड़ने को तैयार हो जाता है। लेकिन ये छोटी कंपनी एक तो उनके पास बेचारे के पास ना उतनी पैसे है कि उतना उतना सैलरी दे पाएँगे और ना अच्छा बंदा उनके साथ जुड़ने को तैयार है। कोई भी अच्छा एम्प्लॉयी उनके साथ जुड़ने को तैयार ही नहीं है। तो इस बंदे का जो स्ट्रगल है, जो ये बंदा जो 100 लोगों को लेकर के चल रहा है अच्छा ये बंदा जो होता है ना जो 100-50 लोगों च बड़ा इमोशनल होता है सर। हाँ, उसको लगता है यार मेरे घर पे चल खाना आज नहीं बनेगा चलेगा, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। ये 50 लोग तो यार एकदम क्या यार इनको कैसे क यार लॉकडाउन में आप देखोगे इट वाज़ वेरी ईज़ी फॉर बिग कंपनी कि भाई चलो टाटा बाय-बाय, ये लो 2 महीने का एडवांस, बाय। छोटी कंपनी बहुत स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि उनको ना नहीं बोल पा रही। उनको मालूम था कि इसके घर में ना इसकी बेटी है, उसका ये प्रॉब्लम है। इसका बेटा है, उसका ये प्रॉब्लम है, उसको अस्थमा का बीमारी है। ये जो छोटी कंपनी के जो ओनर्स हैं ना, इनको हर फैमिली के इश्यूज़ तक मालूम है सर। हाँ, ऐसा ही कह रहा हूँ एकदम है रे ना? एक छोटे-छोटे इश्यूज़ मालूम है कि इसकी बीवी को जो है ना अभी लंग कैंसर हो गया यार, इस टाइम में तो इसको ना बोल ही नहीं सकते यार। जाने दे कोई काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। उसको सामने से बोलते तू 1 महीना घर पे रह। स्कूल की फीस जमा करनी है। स्कूल की फीस जमा करनी है, ये करनी है, वो अच्छा बेटी की शादी है, मैं आता हूँ ना, कब है शादी बता? एंगेजमेंट है, रुक पहले मैं पता करता हूँ लड़का कैसा है। इतना इमोशनल हो जाते हैं ये और ये बहुत डीप सोचते हैं। बहुत कम लोग होंगे, मुझे लगता है ये छोटी कंपनी चलाने वाले जो इमोशनल लेस होंगे। अभी कॉर्पोरेट में आपको फायर करने से पहले उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके घर में क्या चल रहा है। आप काम नहीं कर पा रहे हो या कंपनी का कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, कुछ भी हुआ या आपके बदले में आपसे थोड़ा-सा अच्छा बंदा मिल गया कम पैकेज में। देयर विल बी सो मेनी टर्म एंड कंडीशन वजह आपको हायर फायर कर देंगे। लेकिन ये छोटी कंपनी चलाने वाले जो ओनर है ना, ये बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को सिर्फ़ इसलिए अपने पास रखे हुए हैं कि यार ये बेचारे कहाँ जाएँगे? अब मान लो 50 कंपनी 50 एम्प्लॉइज़ है उनके पास। अगर 2 या 3 एम्प्लॉइज़ जो उनके पास ऐसा है, जो सिर्फ़ इसलिए है
कि एम्प्लॉयर ये सोच रहा है कि यार इसको कहाँ भेजेंगे यार, कहाँ जाएगा? अब मैं आपको चैलेंज करता हूँ सर, आप सर्वे कर लेना। हर एक कंपनी में 3 से 4 स्टाफ आपको ऐसे मिल जाएँगे जो एम्प्लॉयर ने सिर्फ़ दे रखा है, कहाँ जाएँगे बेचारे? तो इनकी डिफ़िकल्टीज़ हर एक लेवल पे है। इनकी सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी जो मुझे लगता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट डिफ़िकल्टीज़ है, जो बहुत मेजर है, वो है एचआर डिपार्टमेंट। क्योंकि उनको हायर करना डिफ़िकल्ट है, फायर करना भी फायर करना डिफ़िकल्ट है और सस्टेन करना डिफ़िकल्ट है। Hiring is very difficult if you're looking for a good candidate for the small company. Again, I'm not talking about the big company. Small companies के लिए because जो अच्छे कैंडिडेट है वो आपके साथ काम करना नहीं चाह रहे हैं, जो कैंडिडेट स्किलफुल नहीं है वो उसको आप रख नहीं सकते हो, तो आपके लिए डिफिकल्टीज है। लोग इंटरव्यूज पे आने को तैयार नहीं है, आपने ओपनिंग निकाल दिया, नौकरी डॉट पे डाल दो, चाहे किसी भी ऐप पे डाल दो, लोग आपके यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो हायरिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट गेम। फायरिंग इज़ डिफ़िकल्ट गेम क्योंकि आप चाहते हो कि उसको आप थोड़ा इमोशनल हो। आपने अपना ज़हन कॉर्पोरेट के लेवल पे नहीं बनाया हुआ है। आपने सब कुछ सिस्टमैटिक नहीं कर दिया है। सॉफ्टवेयर से तो चल नहीं रहा आपका दिमाग। आपका दिमाग इमोशन के साथ चल रहा है। तो आप ये सोचते हो चलो आ गया 1 महीना देखते, डेढ़ महीना देखते। तो आप फायर नहीं कर पाते हो प्रॉपर। पहले तो हायर नहीं, गलत बंदे को ज ज जल्दी आप फायर नहीं कर पाते हो। और जो अच्छा बंदा मिल गया, अब उसको सस्टेन करना, ये और डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जो पैकेज दे रहे हो, जो फैसिलिटीज़ दे रहे हो, वो फैंसी नहीं है। आपकी फैसिलिटीज़ इमोशनल है। कॉर्पोरेट की फैसिलिटीज़ जो है वो फैंसी है। उनकी क्या फैसिलिटीज़ है? उनकी फैसिलिटीज़ है सैटरडे ऑफ, वो आप नहीं दे सकते। ठीक है? उनकी फैसिलिटीज़ ये है कि महीने में आपको 2 6 महीने में एक बार ट्रिप पे लेके जाएँगे थाईलैंड, वो आप नहीं कर सकते हो। उनकी फैसिलिटीज़ ये है कि आपने मेडिकल इंश्योरेंस दे दिया, आपने ये दे दिया, वो दे दिया। तो आपने डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ दी है जो वो फैंसी है बिल्कुल, वो आप नहीं कर पा रहे। आप क्या इमोट दे रहे हो? आप सैलरी टाइम पे दे रहे हो, आप ओवरटाइम दे रहे हो, आप साल में 1 बार बोनस दे रहे हो। ये उनके लिए उतना मायने नहीं रखता है। उनके लिए मायने वो दूसरी बात आप स्टैम्प नहीं दे पा रहे हो। कि भाई मैं काम करता हूँ इस कंपनी में, यो जो प्राउड जो देना चाहता है, वो आप नहीं दे पा रहे हो। तो आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है ये। तो अब ये बनता है कि या तो आप फंडिंग लो और मैनिपुलेशन में उतरो। लेकिन चूँकि आप उस ज़हन के हो नहीं, तो आप फंडिंग तब तक नहीं लोगे, जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार नहीं हो जाओ कि भाई मैंने अभिषेक के 50 लाख रुपए उठाए हैं, तो आई शुड मेक श्योर कि इसको मैं कम से कम 55 लाख तो ज़रूर दे दूँ वापस। ये दिमाग में आपके घुसा हुआ है, तभी आप आपसे मैं 50 लाख लूँगा। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने बिज़नेस में पैसे लिए हैं, इनफैक्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि मैंने बिज़नेस में लोगों से पैसे लिए हैं, लेकिन बिज़नेस में जो लॉस हुआ है वो मैंने बेयर किया है। ऑन पेपर इट वाज़ लाइक दैट कि प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन जो लॉस हुआ है वो मेरा हुआ है, उनको पैसे मैंने पूरे वापस किए। सिर्फ़ इसलिए कि वो मेरा ये कहता था यार ये मेरा विज़न था। ये इनका विज़न तो था नहीं, ये तो मेरा विज़न था, मेरी प्लानिंग थी, मेरा स्किल था, इनका तो सिर्फ़ पैसा था, ये क्यों घाटा है? तो ये एक अंदर की बात थी, मैंने उनको पूरे पैसे दिए, लोन लेके पैसे दिए, ठीक है? तो ये जो छोटी स कंपनीज़ है ना, ये बड़ी इसलिए भी नहीं प बन पा रही, ये बहुत ईज़िली फंडिंग ले नहीं पाते। आज इनको वो मैनिपुलेशन मालूम भी नहीं है, इनके पास वो एम्प्लॉइज़ भी नहीं है, जो चलो एक सपोर्ट करे कि भाई चलो सर मैं हूँ, मैं सँभालने वाला हूँ, वो भी नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है ना, मुझे लगता है ये सिचुएशन बड़ा डिफ़िकल्ट है और जो भी एम्प्लॉइज़ ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा, किसी भी छोटी कंपनी को आप एनालाइज़ करो कि भाई ये कंपनी सस्टेन कितने दिन से कर रही है। 5 साल, 6 साल से सस्टेन कर रही है, इसका मतलब है कि आपको सैलरी मिल जाएगी। राइट। ठीक है? आप ये देखो सस्टेन के या तो बिल्कुल स्टार्टअप हो गए तो ठीक है, आपके डिसीज़न हो सकते हैं कि सैलरी आएगी, नहीं आएगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, यू नेवर नो। लेकिन एक कंपनी है जो मार्केट में है, 4 साल, 5 साल से है, ठीक-ठाक सा कर रही है। अगर आप स्किलफुल हो ना, उसके राइट हैंड बन जाओ। उसके बाद देखो कैसे आपकी तरक्की होती है। ज़िंदगी चेंज हो जाएगी सर। आपकी भी ज़िंदगी चेंज होगी, उसकी भी ज़िंदगी चेंज होगी, फिर आपको जहाँ वो बिठा के रखेगा ना या फिर आपको फिर कॉर्पोरेट कंपनी जो उठाएगी ना, आपकी लाइफ़ पूरी चेंज हो जाएगी। बस ये आपने बहुत गज़ब बात कह दी आज। ठीक है? आप करना आपको एनालाइज़ करना, आप एनालाइज़ करो कंपनी को, बिल्कुल करना चाहिए। हम भी करते थे, जैसे हम कहीं इंटरव्यू देते थे, दिमाग में पहला क्वेश्चन होता था कि सैलरी कितनी तारीख को आती है? फिर पुराने एम्प्लॉयी से टाइम पे आ जाती है ना, तो हाँ, तो एक ये आता था कि सही जगह लग गए। ये इतना आपका हक बनता है, इतना करो। फिर आप उसको कंपनी का देखो यार इस कंपनी की वीकनेस क्या है? अच्छा इस कंपनी की वीकनेस है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग।
डिजिटल मार्केटिंग, इस कंपनी का डिजिटल प्रेज़ेंस इसकी वीकनेस है या प्रोडक्ट की ब्रांडिंग वीकनेस है। आप एनालाइज़ करो ना। और आपको लगता है मैं यहाँ पे एक्सपर्ट हूँ, इसको ये हेल्प कर सकता हूँ, कंपनी 200 को ये 10 करोड़ से 20 करोड़ पहुँचा सकता हूँ, फिर आप लो अपना पैकेज। एक बार प्रूफ तो करो। अपने आप ही सब सेट हो जाता है। सब सेट हो जाएगा। आपका जो ओनर होगा, जो फाउंडर होगा, आपको सर पे बिठा के रखेगा सर। सारा कुछ आपके ऊपर छोड़ देगा। आप उसको कुछ करके पूरी तो कंपनी दे देगा दे वही देगा, आपको। वो आपको दे देगा, वो दे देगा, तैयार बैठा है वो इसके लिए। वो चाह रहा है कि मेरे पास कोई बंदा आ जाए कि मैं थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाऊँ भाई। अब मैं अपनी बीवी और बच्चे को टाइम दे दूँ। वो ढूँढ रहा है वो ऐसे इंसान को, जो आज के मार्केट को समझ रहा हो। छोटे स्टार्टअप के पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी है, बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए, बट स्टिल पीपल डोंट डू इट। ये तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आज समय की थोड़ी पाबंदी जी, है, जी। तो एक मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि एक स्टार्टअप फाउंडर को एक कंपनी कैसे चलानी चाहिए हुँ। अपार्ट फ्रॉम इमोशनल होके? देखिए, मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले स्टार्टअप्स को फंडिंग के पीछे नहीं जाना चाहिए, ठीक है? पहली बार ख़ास करके अगर फर्स्ट कंपनी है वो आपकी, तो कभी आप फंडिंग के पीछे मत जाओ, क्योंकि जब आप फंडिंग के पीछे चले जाओगे, आपका इमोशन अटैचमेंट विद दैट कंपनी विल बिकम लेस। हुँ, व्हाई सो? क्योंकि आप कहीं न कहीं कैलकुलेशन में पैसा आपका खुद का नहीं है, तो पेन उतना अच्छा होगा नहीं, जितना अच्छा पेन होना चाहिए, ठीक है? आपने एनेस्थीसिया लगा के इंजेक्शन दिया तो पेन किधर होगा, राइट, राइट? नहीं होगा। नहीं होगा, आप इंजेक्शन चला जाएगा, आप क्योंकि एनेस्थीसिया का वो क्रीम डाल दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये पेन के लिए आपको अपना पैसा डालना ज़रूरी है, ठीक है? तो आप अपने पैसे डाल कर के स्टार्टअप करो। कम से कम एटलीस्ट फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज जो भी आप आपने फाइनल किया है कि भाई मुझे फर्स्ट क्वार्टर में ये अचीव करना है, सेकंड क्वार्टर में ये अचीव करना है, फोर्थ क्वार्टर, उसका एटलीस्ट कुछ परसेंटेज तो अचीव कर लो। एक डायरेक्शन पे तो आ जाओ, फिर फंड। अभी प्रॉब्लम क्या होता है सर, 90% लोग चाहते हैं कि मुझे फंडिंग मिल जाए। मैं बिज़नेस इसलिए करूँ कि फंडिंग मिल जाए। तो पहला मेरा मशवरा है किसी भी स्टार्टअप को कि आप इन्वेस्टर के पीछे, फंडिंग के पीछे मत जाओ। दूसरा मैं ये भी चाहूँगा कि पहला जॉब विदाउट डूइंग द जॉब, आप कोई बिज़नेस स्टार्ट मत करो। 3 साल, 2 साल जितना आपको लगता है कि मैं घिस करके काम कर सकता हूँ, एकदम 365 डेज़ वाला मामले से, पहले आप वो करो। जब आप वो करोगे ना, बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें देखोगे जो आप कभी विज़न के साथ या ऐसे ही किताबें पढ़ के या किसी यूट्यूब वीडियो देख कर के नहीं हो सकता है सर। जब आप प्रैक्टिकल मार्केट में उतरोगे, किसी कंपनी के लिए उतरो, मेहनत करो, उस कंपनी को कुछ रिटर्न करने का सोच के उतरो, आप बहुत कुछ सीख जाओगे। तब आप अपने स्टार्टअप्स देखो सर, मार्केट चेंज होता रहता है, एग्री है। लेकिन हो सकता है जब आप 2 साल के बाद मार्केट में उतरोगे तो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके होगे। प्रोडक्ट को ज़्यादा बेहतर समझो। तो मेरा पहला मशवरा कि आपको किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी नीश को चुनने से पहले उस नीश में एटलीस्ट कुछ दिन काम करो आप। अगर वो आप ना काम नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो मेरे को ये मालूम है, टेक मालूम है, प्रोग्रामिंग मालूम है, लैंग्वेज मालूम है, कुछ हेल्प नहीं करने वाला है। 99 1% में आप बहुत लकी इंसान हो, दैट इज़ डिफरेंट गेम। लेकिन आप अगर रेगुलर इंसान हो, बहुत मुश्किल है। रेगुलर सब रेगुलर। हाँ, रेगुलर है। ऐसा फ़ील होता है कि यार मैं बहुत बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। फ़ील तो ये आता है ना सर। हाँ, ऐसा है नहीं। दूसरा, आप फंडिंग के चक्कर में मत पड़ो। अगर ये आपकी पहली कंपनी है तो। कम से कम पहली कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं पड़ो। और अगर आपको करना भी है तो आप अपने लिए एक स्टेज डिसाइड करो कि मैं इस स्टेज पे पहुँचूँगा, तभी मैं किसी को फंडिंग के लिए अप्रोच करूँगा। ठीक है? दूसरा ये हो गया। तीसरा ये है कि आप कोशिश करो कि आप अपने लिए अच्छे एम्प्लॉइज़ हायर कर पाओ। अच्छे एम्प्लॉइज़ के बगैर आप कभी सस्टेन नहीं कर पाओगे। और अच्छे एम्प्लॉइज़ आपको हर एक 5 डिवीज़न, जो अब मान लिया हमने एक मार्केटिंग का है, एक ऑपरेशंस का है, ऑपरेशन एडमिन मान लो साथ भी कर देते हैं। इनिशियल आप ऑपरेशन एडमिन और एचआर साथ कर सकते हो। इस तरह से फिर फाइनेंस से रिलेटेड ये सारी चीज़ों को आप पहले सँभालो कि भाई कौन क्या देखने वाला है। और कैलकुलेशन को समझो। कैलकुलेशन का मतलब ये होता है सर कि मैंने ये जो पैसा डाला है, इसका आरओआई क्या होगा? और आरओआई के जो कैलकुलेशन है ना सर, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। इट इज़ नॉट दैट ईज़ी जितना समझ में आता है। ये ₹20 डाला ₹30 आएगा, नहीं ऐसा आएगा, कभी नहीं होता है। कभी नहीं आएगा। तो अगर आपने आरओआई अच्छे से समझ लिया है, बहुत बढ़िया से समझ लिया, उसमें भी आप मिस्टेक करोगे, लेकिन एट लीस्ट प्रैक्टिस में कहीं तो पहुँचोगे। ज़ीरो से ऊपर तो ज़रूर रहोगे ना। ज़ीरो पे रह कर के तो काम नहीं करना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो किसी भी स्टार्टअप को बहुत और टाइम देना होगा सर। आप ये सोचोगे मैं सैटरडे संडे फ्रेंड के साथ रहूँगा, क्लबिंग करूँगा और मैं स्टार्टअप लेके चल रहा हूँ जस्ट बिकॉज़ मेरे नाम के आगे फाउंडर एंड सीईओ लगने वाला है।
तो बहुत ऐसे विजिटिंग कार्ड सर छपते हैं और फिर वो कई बार 100 छपवाते हैं तो उसमें 20 ही लोग यूज़ करते हैं, बाकी सब ऐसे ही रखा रहता अच्छा, आपको कभी एक लास्ट सवाल मेरा कि कभी कोई आपको रियल में कोई ऐसा बंदा मिला जो मतलब उसने अपने आपके नाम के फ़ोन पे लगा दिया और वो बहुत मस्ती मज़ाक वैसे ही बंदा हो, फिर आपने उसको समझाया हो? है। शायद मेरे बायोडाटाज़ में होता है। जब मैं डिजिटल मार्केटिंग के किसी ओपनिंग्स को करता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो खुद अपनी कंपनी स्टार्ट कर चुके होते हैं और फाउंडर या सीईओ लिखा होता है, ठीक है? बहुत ऐसे एम्प्लॉइज़ आते हैं, ख़ास करके डिजिटल मार्केटिंग। तो आपका उनका सवाल क्या होता है? उनके पास जवाब हैं उसके उनके पास फिर बहुत सारे जवाब हैं। वो रियल जवाब तो होगा ही नहीं सर। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं फेल इसलिए हुआ कि मेरी गलती थी, मैंने समझा ही नहीं मार्केट। तो उनके पास डिफरेंट जवाब होते हैं 90% लोगों के पास कि भाई मेरी मम्मी का ये हो गया था, तो ये हो गया था, तो वो हो गया, तो फंडिंग की थोड़ी कमी हो गई। तो वो रहता है और उनका फिर ये भी रहता है कि जैसे यहाँ पे मेरी जॉब लग जाएगी, तो वो तो थोड़ा है ही, 1-2 क्लाइंट है ही है, तो वो तो घूम वापस कर लूँ, वापस कर लूँ। सबसे बेसिक थी, मेरे यहाँ पे बहुत होता है ऐसा। मैं कहा जय हो धन्य, मैं कहा जाओ तुम भी करो थोड़ा, अच्छा करना मेरे को प्रोजेक्ट देना तुम। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बस मैं आपको लास्ट एक चीज़ बोलूँगा सर, आज का वो मार्केट है, आज का जो मार्केट है सर, पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन पैसा बनाना आसान नहीं है और बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा अगर ये मुश्किल नहीं है, तो कैसे है? और अगर ये आसान नहीं है, तो क्यों है? ये दोनों का आंसर आप ढूँढ लोगे ना, तो आप काम करने लग जाओगे। हमें लगता है कि पैसा आसान है, बिल्कुल आसान नहीं सर, बहुत डिफ़िकल्ट है। हमें लगता है कि यार बिज़नेस बहुत मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब बीच वाला समझ तो लो, क्या है एग्ज़ैक्टली? दोनों का आंसर तो ढूँढो। चलो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो एंड काफ़ी मज़ा आया।